वेलकम टू CRN। टुडे इज 23 जुलाई एंड इससे हम न्यूज़ और रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के 23 जुलाई के। तो सबसे पहले मैंने आज कंसेप्ट ऑफ द डे लिया है और इसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन इस चैनल में क्यों सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखोगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि किसी कंपटीशन में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चंस में जब आप बाइफर्केशन देखोगे तो उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस के बीच में डायरेक्टली करंट अफेयर से होते हैं। जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद के जो आपके 85 क्वेश्चंस टू 90 क्वेश्चंस जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन इन द सेंस जो करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ आए हैं और न्यूज़ से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो सब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, कल्चर एंड हु इज हु। ये सारे टॉपिक कवर मिला के करीब करीब 90 टू 85 क्वेश्चन बनाते हैं, 85 टू 90 क्वेश्चन। और 10 से 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट करंट अफेयर से होते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस तरह के हाल ही में क्या हुआ है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस इसलिए होते हैं करंट न्यूज़ के कि करंट न्यूज़ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह क्वेश्चन में। अब ज्योग्राफी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें तो आपके डीप नॉलेज को जरूरत नहीं है, ना हिस्ट्री के डीप नॉलेज की जरूरत है आपको एज ए जनरल अवेयरनेस में, ना साइंस टेक्नोलॉजी के डीप नॉलेज की जरूरत है। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाते हैं? जो एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं जो करंट में कुछ इवेंट्स हुए हैं और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक बनेगा, ज्योग्राफी का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चक्रवात आया था, तो चक्रवात से तो ये न्यूज बन जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य में निशाग्रा चक्रवात आया, तो ये तो आप लिख दोगे कि महाराष्ट्र, ये तो एक न्यूज हो गया। अब ऐसे कई सारे न्यूज हैं, लेकिन अभी चक्रवात के बारे में जब ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कि साइक्लोन का पीछे क्या प्रिंसिपल है, साइक्लोन कैसे काम करता है। उसी तरह से अभी जैसे मान लिया जाए कि अभी एक हैगिया सोफिया मस्जिद जो कि तुर्की ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, इसको अभी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो न्यूज हो गया। अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन जाएंगे तो हिस्ट्री में बन जाएगा कि उस मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, उसको बाद में मस्जिद ने कैसे कन्वर्ट हुआ, और इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हो जाते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए मैं इस चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, उन सब क्वेश्चंस को भी शामिल करता हूँ। जैसे मैं 2 क्वेश्चन लिया है जो अभी हाल ही में CGL के जो एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सैंपल के तौर पे लिया है। जैसे नेम द फिजिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन के खोज किस साइंटिस्ट ने किया, उसका नाम बताएं। तो ये जो क्वेश्चन उठाया गया है कि नोबेल प्राइज मान ली फिजिक्स में किसे मिला है, अब फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के कि न्यूट्रॉन के खोज किसने किया, तो एक करंट इवेंट्स में जो आए होंगे उसी से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया। ये साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। और उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि उस इंस्टीट्यूशन के नाम बताएं जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट फिक्स करता है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट फिक्स कौन से संस्था करता है? तो न्यूज में तो ये आते रहता है हाल हमेशा कि रेपो रेट बढ़ गया, रिवर्स रेपो रेट घट गया, इस तरह के न्यूज में आते रहते हैं। तो रेपो रेट जैसे अभी 4% रेपो रेट है या 5% रेपो रेट है, ये न्यूज में आएगा। लेकिन इस न्यूज के पीछे जो क्वेश्चंस बनता है, सबसे पहले ये बनेगा कि रेपो रेट क्या है, दूसरा ये बन सकता है कि रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, और डीप में जाओगे तो ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और हायर स्टैंडर्ड के एग्जाम में जाओगे तो
तो ये न्यूज जो 4% डिक्लेयर किया गया है, 5% डिक्लेयर किया गया, टाइम टू टाइम जो रेपो रेट का न्यूज आता है, तो इसके भीतर जो क्वेश्चन छिपे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन छिपे होते हैं कि रेपो रेट कौन फिक्स करता है, रिवर्स रेपो रेट कौन फिक्स करता है। तो इसी तरह से आपको न्यूज के साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि केवल आप न्यूज में फंसे मत रह जाओ, जो कि केवल 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आप 80 से 85 क्वेश्चंस की भी तैयारी साथ साथ में करते जाओ। इसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल एंड रिलेटेड न्यूज। तो अभी हम आगे चलते हैं और अब देखो कैसे कोरिलेट किया जाता है। तो आज का जो पहला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, किसके द्वारा? राजस्थान के असेंबली के जो स्पीकर हैं सीपी जोशी। तो ये न्यूज आ रहा है कि सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तो हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था। सीपी जोशी जो नोटिस इशू किया है, जो भी रिवेल जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो सचिन पायलट वगैरह जो रिवेल करे हुए हैं, तो उनको नोटिस जारी किया है स्पीकर ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इनसे जवाब मांगा है विद इन ए टाइम पीरियड। लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हाई कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि अगले 7 दिन के अंदर ये जवाब देंगे। तो इसी को मुद्दा बनाते हुए यहाँ के जो स्पीकर है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और ये बोलते हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो इंटरफियर किया है हमारे पावर में, जो स्पीकर का पावर होता है उसमें हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया है। तो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गए हैं। ये तो न्यूज हो गया। और इसी से जब रिलेटेड क्वेश्चन जाओगे तो ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे कि राज्यसभा के जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संविधान के किस आर्टिकल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये 3 दिए है मैंने, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 188, 1991 और 1995। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 178। मतलब अनुच्छेद 178 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। 178 अनुच्छेद, 178 से लेके 187 तक जो आर्टिकल है संविधान का, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पावर और उसके जो अपॉइंटमेंट वगैरह का जिक्र करता है 178 से 187 के बीच में। तो इस क्वेश्चन में केवल हमने पूछा है कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 178 के तहत। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आज का जो न्यूज है कि ई कॉमर्स साइटों को मूल देश का राज्य होना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो ई कॉमर्स साइट है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो गुड्स बेचते हैं तो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा कि उनके जो गुड्स हैं वो किस कंट्री में बने हुए हैं, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो इसी के खिलाफ ई कॉमर्स कंपनी वगैरह ये हाई कोर्ट में गए हैं कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी कंट्री के गुड्स के कंट्री का ओरिजिन बता पाएं, क्योंकि किसी भी देश से जब हम इम्पोर्ट होता है कोई एक सामान, तो उस देश में जरूरी नहीं कि उस देश में बना हो, ये देश कहीं और से ये चीज़ें लाएगा, इसको असेंबल करके और फिर हमारे को देगा। तो हमें कैसे बता पाएंगे कि इस जो पर्टिकुलर गुड्स है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है। तो ये तो हो गया न्यूज़, जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी हो और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। यदि आप सीरियसली किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदी में आप तैयारी कर रहे हो तो एक जनसत्ता एक न्यूज़पेपर है, इसको डेली पढ़िए, बहुत ही अच्छा कंटेंट्स है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो हिंदू ये न्यूज़पेपर है। ये 2 न्यूज़पेपर वेरी गुड, हिंदी के लिए जनसत्ता और इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदू। तो इन सब से न्यूज़ जो आते हैं तो उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, अभी मैंने बताया कि ई कॉमर्स के संबंध में कौन से सच हैं। तो ई कॉमर्स मतलब ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा है कि ई कॉमर्स की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी, 1971 में। और तीसरा मैंने लिया है कि फ्लिपकार्ट कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। और चौथा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है। तो इसमें से फर्स्ट सही है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स की कंपनी की शुरुआत 1971 में हुई थी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है। और सी ऑप्शन सही नहीं है। ई फ्लिपकार्ट के बारे में बोलता है ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, जबकि फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी ये टर्म आया है अभी जो ई कॉमर्स
का जो इन्होंने जो बैन लगाया है, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन बताने के लिए, तो एक मेट्रोलॉजी एक लॉ है, तो उसी के तहत ये आदेश दिया गया है ई कॉमर्स कंपनी को। तो व्हाट इज मेट्रोलॉजी? तो मेट्रोलॉजी में किसका स्टडी होता है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो मेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है माप का अध्ययन, द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, जैसे किलो एंड लीटर एंड एसआई यूनिट्स जितने भी होते हैं, तो इन सब के स्टडी को हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी रियासतें थी भारत के आजादी के समय में? कितनी देसी रियासतें थी? तो देसी रियासतें क्या होता था कि जब इंडिया ब्रिटिश के अधीन था, तो उसमें इंडिया के दो पार्ट होते थे। एक तो इंडिया का वो पार्ट जो ब्रिटिश द्वारा डायरेक्ट रूल किए जाते थे, और इंडिया के एक वो पार्ट थे जहां देसी राजा वगैरह हुआ करते थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के अधीन होते थे, मतलब इनको टैक्स वैक्स दिया करते थे। ये सब अलग अलग जो देसी रियासतें थी पूरे इंडिया में। तो अभी सवाल है कि टोटल देसी रियासतें कितनी थी? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय कितनी देसी रियासतें थी? तो उस समय के देसी रियासतें टोटल 565 है। कई बार एग्जाम में आए हैं और ये पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि जैसे आज एक मथुरा कोर्ट ने 11 पुलिसमैन को सजा सुनाया है, 11 पुलिसमैन जो कि 1985 में एक शूट आउट कांड में एक दोषी पाए गए, राजा मान सिंह को मार दिया था। तो राजा मान सिंह कौन थे? तो भरतपुर जो पहले जो प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत, उसके ये राजा माने जाते थे, राजा मान सिंह। तो उनको ये पुलिस वाले ने मार दिया था। तो उसी से केस चलता चलता अभी इनको सजा सुनाई गई है। तो इसी से मैंने लिया है कि भाई उस इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने देसी रियासतें थे? तो उसमें 565 है। दिस इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील के संबंध में कौन से गलत विकल्प हैं? तो लोनार झील अभी न्यूज में यह है कि लोनार झील जो कि अभी उसके जो पानी था गुलाबी हो गया था एकाएक, लोनार झील का। तो उसी से अध्ययन किया हुआ कि गुलाबी क्यों हुआ था। तो पुणे के इंस्टीट्यूट ने पाया है कि बैक्टीरिया के कारण, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया टर्न लोनार लेक पिंक। तो लोनार लेक एक्चुअली इसका पानी बहुत ही खारा है, तो खारे पानी की वजह से उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ है जो कि सॉल्ट खाता है। तो सॉल्ट खाने के बाद जो प्रोड्यूस करता है, उसके वजह से ये जो पूरा झील का पानी गुलाबी हो गया। ये पुणे इंस्टीट्यूट की फाइंडिंग्स है। तो अभी लोनार झील के संबंध में जानते हैं कि ये क्या है। तो यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील प्लेस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी के प्रभाव के साथ एक क्षुद्रग्रह टक्कर से बनाया गया था, और हाल ही में इसका पानी गुलाबी हो गया। यह दुनिया में अपनी तरह की झील में से केवल एक है। तो इसमें से चौथा गलत है, 3 सही है कि यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है, और यह प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन क्या है मैं किसी टाइम पे बताऊंगा कि जो टाइम है अर्थ का जो टाइमिंग है, जो जब से इसका बर्थ हुआ है अभी तक का, तो उसके जो पीरियड है उसको जियोलॉजिकल डिवीजन किया गया है। तो उसी जियोलॉजिकल डिवीजन अलग अलग होलोसीन प्लेटीन सेशन करके युग होते हैं। तो बाद में कभी डिस्कस करूंगा। तो ये जो झील बना था प्लेस्टोसीन युग में बना था, जो कि क्षुद्र ग्रह के टक्कर से, 2 दिन मैंने पहले बताया था कि जो मीटियोराइट्स होते हैं कभी कभी अर्थ पे टक्कर इनके हो जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं, लेकिन कभी कभी आसमान में जल के नष्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी पर टकरा जाते हैं। तो इसी वजह से बड़े बड़े क्रेटर, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, जो कि बाद में झील में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी के टक्कर से लोनार झील बना था, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, और इसका पानी अभी गुलाबी हो गया था। और यह दुनिया में अपनी तरह के केवल एक झील है, ऐसा नहीं है, 3 और ऐसे झील हैं जो कि उल्का पिंड के टक्कर से बना हुआ, वो ब्राजील में है। ब्राजील में 3 और झील ऐसे हैं ब्राजील में, और एक जो है हमारे कंट्री में है। अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश में चुंबी घाटी स्थित है? चीन, भारत, भूटान और नेपाल। चुंबी घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है चीन। अब चुंबी घाटी क्यों न्यूज में रहा है? अब चुंबी घाटी ये देख लो आप, ये चुंबी घाटी है नक्शे पे, जैसे चुंबी वैली, और ये है ये तिब्बत में है। तिब्बत जो कि चाइना के अधीन है माना जाता है। तो इसी में यहाँ तक जो है पार्ट ये चुंबी घाटी है। अब चुंबी घाटी का सवाल इसलिए लिया है कि चुंबी घाटी फेमस रहा है इंडिया का। इंडिया का जब पूरा मैप देखोगे तो यहाँ चुंबी घाटी आएगा। अब जब लार्ज फॉर्म में देखेंगे तो ये आएगा। अब डोकलाम विवाद के बारे में सुना होगा, तो डोकलाम इधर इस एरिया में डोकलाम आता है।
तो चाइनीज मिलिट्री यहाँ तक घुस गई थी, जो कि इसने इंडिया ने अपोज किया कि ये आपका पार्ट नहीं, कि भूटान के कोई पार्ट में घुस गया था, तो इंडियन आर्मी ने उनको रोका है। तो ये चुंबी वैली के बारे में भी नहीं जाता। चुंबी वैली कहाँ है? ये चुंबी वैली इंडिया में ना कि चाइना में आता है। और इसका रिलीवेंस इसलिए है, इंडिया इसलिए अपोज करता है यहाँ के चाइनीज पर्सन को कि ये जो हमारा जो ये देख रहे हो, ये जो गुलाबी जो है, ये इंडिया का पार्ट है। ये सब इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, और इधर आके हमारा सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारे आते हैं ये सब। तो एक बहुत ही एक पतली पट्टी है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं। 17 किलोमीटर का एक पतली पट्टी है, जो कि पूरे मेन लैंड को इधर ईस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेटेजिक पार्ट, क्योंकि दोनों तरफ पड़ोसी देश हैं और एक हमारा छोटा सा एरिया है। तो चाइना के यहाँ जो प्रेजेंस रहेगा तो एक तरह से इस एरिया पे थ्रेट है। यदि इसको कट ऑफ कर देंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं मेनलैंड से कट जाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि चुंबी वैली किस देश में स्थित है? तो चाइना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के जो पर्सन्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, या जो न्यूज़पेपर में जो पर्सन्स का नाम जिक्र में आता है, उसी को लेते हैं। इसमें बार बार रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट इसलिए मैं किया ताकि याद हो जाए, और डेली जो न्यूज में आएंगे उन्हीं को लिया जाएगा इसमें। तो इससे CJI जो 2 दिन पहले मैं बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद बोबड़े। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वर्तमान CBI निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। सेबी जो मैंने कल बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो उसके चेयरमैन अजय त्यागी है। डेली इस तरह से न्यूज में जो प्रमुख व्यक्ति आए हुए थे उनको जब देखोगे तो ये हमेशा याद रहेगा, और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें सब सही है। एक है कि भारत से टीबी के उन्मूलन के लिए लक्ष्य वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है 2025। मतलब इंडिया से टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का जो एक टारगेट ईयर रखा गया है वो 2025 रखा गया है। ये रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। न्यूज इसका क्या था कि एक माइलन कंपनी है, माइलन ड्रग मेकिंग कंपनी है, उसको DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, जो कि ड्रग के कंट्रोल करती है इसके सारे रूल्स रेगुलेशन को, उन्होंने परमिशन दिया है एंटी टीबी ड्रग जो प्रीटोमानीड, इसको बनाने का, इसको यूज करने का माइलन कंपनी को, प्रीटोमानीड ड्रग्स को के परमिशन दिया गया है माइलन को। तो इसी से हमने रिलेट किया कि भारत में टीबी के उन्मूलन का एक वर्ष निर्धारित किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन इंडिया से कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको बनते हैं। अब टीबी, व्हाट इज टीबी? तो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से कई क्वेश्चन। टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये रिलेटेड क्वेश्चन है। और ट्यूबरक्लोसिस शरीर के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्क मैन ऑफ इंडिया किसे बताया जा रहा है? मास्क मैन ऑफ इंडिया, हु इज टर्म्ड एज द मास्क मैन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है रिमंत कुमार मिश्रा। रिमंत कुमार मिश्रा को मास्क मैन ऑफ इंडिया बताया जा रहा है। इसलिए बताया कि रिमंत कुमार मिश्रा जो है मधुबनी आर्ट के एक आर्टिस्ट हैं, और ये मधुबनी आर्ट में जो अलग अलग जो चित्रकारी की जाती है, तो वैसा चित्रकारी करा हुआ मास्क ये बना रहे हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये बहुत ही फेमस हो रहा है। तो इस पे ऐसा मास्क है, मास्क के ऊपर ऐसा ऐसा चित्रकारी करके, जैसे चित्रकारी देखोगे तो अब इस तरह से चित्रकारी होता है मधुबनी आर्ट में। तो मास्क पे ऐसा चित्रकारी करके और पूरे कंट्री में बेच रहे हैं, तो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, और इनका नाम मास्क मैन ऑफ इंडिया बताया जा रहा है। तो कौन है वो? रिमंत कुमार मिश्रा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार का एक पेंटिंग है, उसको GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। वो जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उनको ही GI टैग मिलता है। तो मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है, बिहार की एक पेंटिंग है। और इस पेंटिंग के जो फेमस पर्सनालिटी है जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है। जगदम्बा देवी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जगदम्बा देवी जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं वो किस आर्ट से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना आपको, जगदम्बा देवी पद्मश्री अवार्ड जो दिए गए मधुबनी आर्ट से रिलेटेड है। मधुबनी आर्ट क्या होता है कि ये जो नेचुरल डाइज से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं, इस तरह से घरों में चित्रकारी जाती है, कपड़ों पे या घर में आंगन में या दीवारों में, इस तरह की चित्रकारी कहते हैं। इसका विशेषता ये कि नेचुरल कलर से किया जाता है। आज के क्वेश्चन के सारे आंसर है, ये आप देख लेना, पीडीएफ दे देंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, न्यूज़ के साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हो पाए मेरे इस इनिशिएटिव से। थैंक यू।